हेलो दोस्तों, फिजिक्स दर्पण में आपका स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस खूबसूरत से चैनल फिजिक्स दर्पण के साथ क्लास 12 की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, इसमें हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो चार्ज का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और थोड़े से बेसिक न्यूमेरिकल हैं जो हम इस पे सॉल्व करेंगे। ऑल्दो ये फर्स्ट लेक्चर है तो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, बहुत बेसिक है। बेसिक से हम शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। और एक बार हमें पता चलेगा इसके बारे में, जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, तो फिर हम कुछ एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, या हम कहीं ना कहीं इसको फील करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये हम सभी लोगों ने देखा होगा। ऑल्दो आप जब एनसीईआरटी बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले यही एग्जाम्पल उसमें आपको मिलेगा। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कहीं पढ़ेंगे तो कॉम और पेपर स्ट्रिप्स, छोटे छोटे कागज के टुकड़े और कंघी को जब हम अपने बालों से रगड़कर उसको रब करके और छोटे छोटे पेपर स्ट्रिप या फिर डस्ट पार्टिकल के पास में लेकर आते हैं, तो हमने देखा है कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जब भी कोई पार्टीज होती है या हम घर पे छोटी मोटी पार्टीज करते हैं, ये सब लोगों ने हमने किया होगा। जब बैलून को हम रब करते हैं और बैलून को अपने बालों से रब करके और वॉल पे लेके जाते हैं, जब वॉल पे उसको टच करते हैं तो वो वहीं पे स्टिक हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने किया होगा 100%, ये तो आपने किया ही होगा। कभी कभी हम जब डोर को टच करते हैं, ऐसा कभी कभी होता है, जब डोर को टच करते हैं तो एकदम से हमें छोटा सा शॉक लगता है, हल्का सा शॉक लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। या कभी हम जब कार का या कोई व्हीकल का डोर ओपन करते हैं, काफी देर से व्हीकल रखा हुआ है, बाहर कहीं रखा हुआ है, और जब हम उसके डोर को अचानक से ओपन करते हैं तब भी हमें हल्का सा शॉक लगता है। तो इसमें भी कुछ न कुछ रीजन है। यहां भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज होगा, जिसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट, ये तो सबने ऑब्जर्व किया है, जब थंडर स्टॉर्म होता है, जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, उस समय अचानक से में बहुत ज़्यादा लाइट दिखाई देती है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट से डिफरेंट है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसके बारे में क्लास 10th में हमने पढ़ा है, उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस है और उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक भी है लाइटनिंग। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन सब ऑब्जर्वेशंस के पीछे जो रीज़न है, उस रीज़न को हमें समझना है। तो इन सब का आंसर हमको मिल जाएगा अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट पता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले समझ लेते हैं। ये एक छोटा सा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। स्कूल बिल्डिंग हम अपनी एग्जांपल लेके चलते हैं। स्कूल बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि रूम से मिलके बिल्डिंग बनी हुई है। अब रूम किससे मिलके बना हुआ है, तो वॉल से मिलके रूम बना हुआ है। और एट द लास्ट वॉल किससे मिलके बनी हुई है, तो ब्रिक से या ईंटों से मिलके दीवारें बनती है। तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि सबसे छोटी यूनिट जो है किसी भी बिल्डिंग की, स्कूल बिल्डिंग है या हॉस्पिटल है या हमारा घर है, सबसे छोटी उसकी यूनिट या सबसे छोटी चीज उसको बनाने में जो यूज हुई है वो है ब्रिक्स या ईंटें। ईंटों को जोड़ करके हम दीवारें बनाते हैं, दीवारों से हम रूम बनाते हैं और रूम बना के हम फिर पूरी बिल्डिंग तैयार करते हैं। ऐसे ही कोई भी जो मटेरियल है, वो मटेरियल भी स्टार्टिंग में किसी न किसी चीज से मिलके बना हुआ है। उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है उसको कितना हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने स्कूल बिल्डिंग को डिवाइड किया, रूम्स में डिवाइड किया, रूम से फिर वॉल में डिवाइड किया, वॉल से फिर ब्रिक्स में डिवाइड किया। ऐसे ही मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ये हमने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है। मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलकर बने होते हैं। और एट द लास्ट एटम को भी अगर हम डिवाइड करें, हालांकि उसको अगर हम ऑब्जर्व करें, ऑफ कोर्स हम डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें एटम को, तो उसके अंदर हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमें इसका एग्जिस्टेंस मिलता है। तो
तो एट द एंड हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल यूनिट है किसी भी मटेरियल की, चाहे कोई भी मटेरियल हो पूरे यूनिवर्स में, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते ही हैं। फर्दर हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम फिर और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है अभी, बट इट इज बियॉन्ड टू अवर सिलेबस। अकॉर्डिंग टू 12th क्लास सिलेबस, we just consider that electron, proton and neutron, these are the basic building blocks of our material, any material. Yeah, we can also say that पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। अगर हम ऐसा बोलें तो भी गलत नहीं होगा काफ़ी हद तक। अगर हम एट द एंड जाएंगे, किसी भी मटेरियल को सर्च करते हुए लास्ट एंड तक पहुंचेंगे, तो हमको उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही, 100% इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया कि कोई भी मटेरियल हो वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। अब हमने बोहर मॉडल भी पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी हमको पढ़ना है। उसके पहले भी हमने थोड़ा सा बोहर मॉडल का स्ट्रक्चर देखा होगा, या एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने देखा होगा। अगर बोहर मॉडल नाम से अगर आपको नहीं पता तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने देखा होगा, जो कि इस तरह से होता है। अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा प्रोटॉन और इसके साथ में होते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वापस हम रिवाइज करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये क्या चीजें हैं? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, बेसिक पार्टिकल्स है, यानी हर एटम में या हर मटीरियल में ये प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसा स्टडी से हमको रिजल्ट मिलता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हुआ है अभी तक की स्टडी के अकॉर्डिंग कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसा होता है। ऑल्दो इसके पीछे पहले बहुत सारे मॉडल दिए गए थे, उसके बाद में ये लास्ट जो मॉडल हमने देखा उसके अकॉर्डिंग जो अभी हम इसको मान के चलते हैं, अभी जो एग्जिस्टेंस में है मॉडल, उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी शेल्स के अंदर अलग अलग ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन करते रहते हैं, बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। ये एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है, इसमें ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम में कहाँ होते हैं, किस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ से हमको एक बेसिक आइडिया लगता है। तो यही हमको इलेक्ट्रॉन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो वर्ड है ये इटसेल्फ जो है खुद ही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा होता है। तो इसीलिए हम पहले इलेक्ट्रॉन का कंपोजिशन हमने देखा। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉपर की जब बात करें तो कॉपर में 29 प्रोटॉन्स और 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या फिर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 79 प्रोटॉन्स और 79 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब हम पीरियोडिक टेबल में जाके आराम से देख सकते हैं। ये जो स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में। तो आप पीरियोडिक टेबल की किसी भी एलिमेंट को उठा को देखोगे, नॉर्मल स्टेट में उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल एटम अगर है, न्यूट्रल मतलब क्या, नॉर्मल। अभी हम चार्ज्ड के बारे में हमने स्टार्ट नहीं किया है कि चार्ज्ड एटम कैसा होता है या एटम चार्ज्ड कैसे होता है या कोई मटेरियल चार्ज्ड कैसे होता है, वही तो हमको समझना है। पर इतना हमें पहले से पता है कि जो एटम होता है अगर वो न्यूट्रल है, यानी वो अपनी नॉर्मल स्टेट में है जैसा वो हमें मिलता है, तो उस स्टेट में उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में जैसा बिहेवियर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी नॉर्मल बिहेव करते हैं। जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो हमें अनबिलीवेबल होता है या हम उसके बारे में आकांक्षा नहीं रखते, लेकिन वो हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे जो फीलिंग होता है, बिहेवियर होता है, वो डाउन हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो अभी हमने एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे,
ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नॉर्मल स्टेट में है, जब एटम जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में रहता है, या उसको न्यूट्रल बोलते हैं। अब एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि हमने देख लिया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बेसिक न्यूट्रल एटम के अंदर, तो ये हमने देखा। एक और हम एटम लेते हैं जिसके अंदर 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों एटम कैसे हैं? तो हम इनको बोल सकते हैं कि दोनों एटम न्यूट्रल हैं। अब अगर हम थोड़ा सा कंसिडर करें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर हमने देखा था, एटम का स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर शेल्स में होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो इजीली वो वहां से दूसरे एटम में ट्रांजिशन कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें, यहां पे हमने यही तो एटम लिए हैं, पर इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गया है। यहां पे आप देख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, और यहां पे इसी एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम ने डोनेट कर दिए हैं। अब ऐसा कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक कैसे पहुंचते हैं, या एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक कैसे पहुंचते हैं? इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। या तो हम किसी ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं, फ्रिक्शन होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस होता है। तो ये सब जो मेथड्स हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है, वो हम आगे जो लेक्चर आने वाला है उसमें पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ हमें इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर कर सकता है बाय डिफरेंट मेथड्स। तो जब इन दोनों एटम्स का, ये जो दोनों एटम्स है, इन दोनों एटम्स का, न्यूट्रल एटम्स का कुछ इंटरेक्शन होता है, या इनको एक दूसरे के पास में रखते हैं, या कुछ किसी भी मेथड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो अब ये जो एटम है ये न्यूट्रल एटम नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो गया है इसकी नॉर्मल स्टेट से। यहां पे भी देखें तो इसके पास प्रोटॉन जो है वो 8 है और इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है, यानी 2 प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले जो है ये वाला जो एटम था इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए हैं, और ये वाला जो एटम है इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो अब जो है इनको हम बोलते हैं, ये फर्स्ट वाला जो है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। यहां से शुरू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट। ये जो 2 केस थे स्टार्टिंग वाले, इनमें जो एटम था वो न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, यानी न्यूट्रल हमने बोला, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, वो न्यूट्रल होता है। जब इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो प्रोटॉन से ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो फिर हम बोलते हैं कि वो एटम कैसा हो गया है, चार्ज्ड हो गया है। चार्ज्ड हो गया मतलब अब उस एटम में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, और वो प्रॉपर्टी जो है वही इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है, उसे ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अब उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, पर इतना यहां से हमको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो रहा है तो उस एटम में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, और फिर हम उसको बोलते हैं कि ये एटम चार्ज्ड हो गया। ऐसे ही ये वाला एटम जो है, इस एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है इसकी नॉर्मल स्टेट से, तो यहां पे भी हम बोलेंगे कि ये भी चार्ज हो गया है, पर चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए हैं तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। यहां पे ये ध्यान रखना है, जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बाय कन्वेंशन इसको बोलते हैं। ऐसा स्टार्टिंग में जो थ्योरीज थी उसमें ऐसा लिखा गया कि इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो पॉजिटिव है उसकी पावर ज्यादा है और जो नेगेटिव है उसकी पावर कम है, ऐसा कुछ नहीं है। कन्वेंशनली सुविधा के लिए पहले जब एक्सपेरिमेंट हुए थे और थ्योरीज लिखी गई थी, तब उन्होंने ऐसा मान लिया था कि जो डोनेट करता है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑफकोर्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम दिया था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अब जो है ये दोनों एटम चार्ज्ड हो गए हैं। अब चार्ज्ड होने के बाद में एटम्स के बीच में क्या क्या होता है, अगर 2 एटम चार्ज्ड है तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने लिया एक एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हमने प्लस साइन लिया है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है। एक और पॉजिटिवली चार्ज एटम अगर हम ले लेते हैं और अगर दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, 2 पॉजिटिव चार्ज को या 2 पॉजिटिव एटम्स को, 2 पॉजिटिव ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखा गया और फिर ऑब्जर्वेशन लिया गया। तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला, हमें मिला कि जब भी हम 2 पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को
कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं या पास में लेके आते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से, यानी दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर हमने नेगेटिव चार्ज लेकर देखे, नेगेटिव चार्ज के केस में भी ऐसा ही हुआ, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेके देखा, इस कंडीशन में जो रिजल्ट मिला वो था अट्रैक्शन, यानी कि अगर दो चार्ज्ड पार्टिकल हैं या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैं और उनको कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा अगर वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलरिटी के होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। या फिर हम ऐसा मान लें कि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो भी इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, अब जब भी अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, यानी कि यहां पे कोई ना कोई फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है। इन दोनों के बीच में अगर रिपल्शन हो रहा है, ये वाला जो चार्ज है वो इस सेकंड वाले चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर इस चार्ज का मूवमेंट हो रहा है मतलब इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, विदाउट फोर्स की कोई मूवमेंट होता नहीं है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होता है और यहां तो रिपल्स हो रहा है। तो यहां पे एक नया फोर्स जो है उसको नाम दिया गया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लग रहा है। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एटम को चार्ज होने में। अगर एटम चार्ज्ड हो गया मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ न कुछ उसका चेंज हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके बीच में फोर्स लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो चार्ज है स्टैटिक स्टेट में रखे हुए हैं, मतलब चार्ज को हमने ऐसा लिया है कि उसको किसी वायर से या किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो नहीं करवाया है। चार्ज किसी बॉडी के ऊपर रहता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था बैलून, तो चार्ज बैलून को जब रब किया तो चार्ज बैलून की सरफेस पे ऊपर वहीं पे स्टैटिक स्टेट में रहता है, बैलून की सरफेस पे वो फ्लो नहीं करता है क्योंकि बैलून कंडक्टर नहीं है। तो स्टैटिक का मतलब यहां पे हो रहा है कि किसी भी तरह से चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, वो चार्ज उसी मटेरियल के ऊपर है। तो जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां भी ये जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से रिपल्शन हो रहा है, तो उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इनकी वजह से इनमें अट्रैक्शन हो रहा है। यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव है तो इसको अट्रैक्शन हो रहा है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों नेचर का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, उसकी वजह से अट्रैक्शन भी हो सकता है, उसकी वजह से रिपल्शन भी हो सकता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कॉज है और उसकी वजह से रिपल्शन और अट्रैक्शन जो हो रहा है वो हमारा एक इफेक्ट है। फोर्स की वजह से ये इफेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसका डेफिनेशन देखते हैं। अभी होता क्या है वो तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, एटम अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं होता है, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है और प्रॉपर्टीज की वजह से वो क्या करता है, जब उसके पास कोई दूसरा एटम आता है या ऑब्जेक्ट आता है जो कि खुद भी चार्ज्ड होता है, तो वो उसको या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। कब अट्रैक्ट करता है, कब रिपेल करता है, ये अभी हमने देखा। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव हैं, मतलब दोनों अगर सेम साइन के हैं तो वो अट्रैक्ट रिपेल करेगा, और दोनों अगर डिफरेंट साइन के होते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है। तो यहां पे इसका एक डेफिनेशन अगर हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है यानी ये अंदर है। जैसा हम खुश हो जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं या हम एक्साइटेड हो जाते हैं, ये सब क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज है। ऐसे ही मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज होता है तो उसमें एक इंटरनल प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करता है। किस पे, दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल पे। एक चार्ज पार्टिकल या एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। तो हम बोलते हैं कि ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना हो रहा है ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ये डेफिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं रिटर्न के लिए। टाइप ऑफ चार्जेस, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको अरेंज किया था। उन्होंने बोला था कि हम इसको नाम दे देते हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं, एक को नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं। अभी हम जैसे ही हमारे माइंड में कोई इलेक्ट्रॉन बोलता है तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है मतलब उसका चार्ज कम होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसका चार्ज ज्यादा होता है।
ये कम या ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन दोनों का चार्ज डिफरेंट था इसलिए उसको कुछ न कुछ लेबल कर दिया, तो हमने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रूप में बोल दिया। अभी आप चाहे नई थ्योरी दे रहे हैं तो आप प्रोटॉन को नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा बाकी की थ्योरी से। इसलिए अभी तक कन्वेंशनली हम यही मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पर हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज कम होता है, नेगेटिव है मतलब कम है, और प्रोटॉन पॉजिटिव है मतलब ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनको डिफर करने के लिए हमने एक लेबल कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, ऐसा हमेशा होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम होता है, साइंटिस्ट कूलम के नाम से इसको हम ऐसा यूनिट को कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिनोट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर कैपिटल C का यूज करते हैं। तो कूलम जैसे 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, चार्ज कितना है उसमें, किसी में ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है या रिपल्सिव प्रॉपर्टी होती है, किसी में कम रिपल्सिव प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट या एक्सेप्ट किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, 1 कूलम, 2 कूलम। हालांकि 1 कूलम बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट 11th क्लास में हमने देखा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, स्केलर क्वांटिटी का मतलब इनके पास में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उस फोर्स का डायरेक्शन होता है, पर इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी हमने देखा था, तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं हम कि अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होता है चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो वो एक फोर्स की वजह से होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो पूरे का पूरा स्टडी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, आपने देखा होगा क्लास 10th में जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, जिसमें कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो वायर के अंदर फ्लो होता था, या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो वायर के अंदर फ्लो होता था, उससे ये पूरा का पूरा डिफरेंट है। तो इसको एक नया नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक पूरा ब्रांच है फिजिक्स का। इसके अंदर हम चार्ज को रेस्ट में रख के उसकी स्टडी करते हैं। चार्ज अभी मोशन में नहीं है, हमारा फोर्स लगने के बाद में मोशन में है, पर उसको किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो नहीं करवा रहे हैं, वो बॉडी के ऊपर ही है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसका फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब उसका फ्लो नहीं हो रहा है, वो स्टैटिक स्टेट में है, और हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्ज मतलब क्या, बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन जब स्टैटिक स्टेट में होता है, किसी बॉडी के ऊपर होता है, तो जो उसके बिहेवियर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक फिजिक्स की कंप्लीट ब्रांच होती है। ये बेसिक चीजें हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि चार्ज के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, और 3 प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो 1 by 1 इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसको स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, 11th में हमने देखा है। मास जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड कैसे करते हैं, नॉर्मली जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। 2 kg अगर कोई मटेरियल है और 3 kg वाला मटेरियल है, अगर दोनों को ऐड करेंगे, ऐसा मान सकते हैं 2 kg एप्पल है, 3 kg एप्पल है, अगर हमको काउंट करना है तो टोटल सिंपली उनको ऐड करते हैं 5 kg मिलता है। क्यों सिंपली ऐड किया है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी। अगर यहाँ पे वेक्टर होता तो आपने क्लास 11 में देखा होगा, उनको ऐड करने के लिए स्पेशल रूल्स होते हैं। तो चूंकि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिंपली हम नंबर के जैसे इसको ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे अगर लेंथ को हमको ऐड करना है तो लेंथ भी डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं। 10 मीटर प्लस 10 मीटर 10 मीटर प्लस 15 मीटर 25 मीटर, मतलब डायरेक्ट हमने इसको ऐड कर दिया, मैथमेटिकल एडिशन कर दिया। ऐसे ही अगर हम चार्ज की बात करें तो ये हमारा चार्ज हो गया। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है या एक एटम है या मटेरियल है जिसपे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसपे 3 कूलम चार्ज है,
तो इनको अगर ऐड करना है तो सिंपली हम इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे 3 + 2 5 कूलम। इनको ऐड करने में हमको कोई ज़्यादा स्पेशल रूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही है एडिटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब कि डायरेक्ट उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये भी वही एग्जांपल है 10 कूलम + 15 कूलम, तो इसको 25 कूलम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा हो 10 कूलम + -2 कूलम, तो हमको पता है प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 कूलम चार्ज में से 2 कूलम चार्ज माइनस कर देंगे तो 8 कूलम हमको मिल जाएगा। या फिर इस तरह का एग्जांपल हो सकता है कि एक बॉडी पे -10 कूलम चार्ज है, दूसरी बॉडी पे +2 कूलम चार्ज है, तो दोनों को मिला के कितना चार्ज हो जाएगा अगर दोनों एक सिस्टम में रखें। तो हम इन दोनों को मैथमेटिकली सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे, -10 + 2 करेंगे तो माइनस का 8 मिल जाएगा। तो ओवरऑल एडिटिविटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक सिस्टम लेते हैं, मान लो ये सिस्टम है, एक सिस्टम है, इसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच में नहीं है अभी। मान लो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ऐसे 4 ऑब्जेक्ट हमने ले लिए हैं जो कि चार्ज्ड है। आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने लिखा 2C मतलब 2 कूलम, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 कूलम का चार्ज है। यहाँ पे 5 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है, माइनस का 8 कूलम चार्ज है। तो ये पूरा हमारा एक सिस्टम हो गया है। इस सिस्टम के अंदर हमने ये चार्ज रखे हुए हैं। तो अब अगर हमको बताना है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना है, तो हम सिंपली इसको एल्जेब्रिकली सम कर लेंगे। जैसा कि हमने ऊपर नंबर्स को ऐड किया वैसे ही हम इनको ऐड कर लेंगे। ऑफकोर्स हमको प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना है और सिंपली इसको ऐड करना है। तो इस पूरे सिस्टम को मिलाकर अगर हमको चार्ज बताना है तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर 2 कूलम का चार्ज है। हम ऐड करेंगे 5 + 2 7, 7 + 3 10, और 10 में से माइनस ऐड करेंगे या 10 + माइनस ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 कूलम का चार्ज है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है वो 2 कूलम चार्ज है। तो एडिटिविटी बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है। ये इसका स्टेटमेंट है, ऐसा हम लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज होगा किसी भी सिस्टम का, वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम मतलब एल्जेब्रा में सिंपल नंबर को जैसे ऐड करते हैं वैसे ही हमको ऐड करेंगे। अगर हम इंडिविजुअल चार्जेस को अगर हम ऐड करते जाएंगे तो हमको पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज पता चल जाएगा। तो टोटल चार्ज Q अगर हमको सपोज करते हैं तो Q के लिए हम बोल सकते हैं Q1 + Q2 + Q3 + Qn, यानी ये जो Q1 Q2 Q3 ये क्या है, सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उन पे जो चार्ज है वो Q1 जो है वो इंडिविजुअल चार्ज है, इसको हम 2 कूलम मान सकते हैं। Q2 इस केस में 5 कूलम मान सकते हैं। Q3 इस केस में -8 कूलम और Q4 3 कूलम। तो इनको सबको ऐड करना है, हमको टोटल सिस्टम का चार्ज Q मिल जाएगा। रिप्रेजेंटेशन में कभी कभी इसको स्मॉल q से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, या कभी कभी ये जो Q1 Q2 Q3 लिखे इनको Q1 Q2 Q3 लिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन में लेटर्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको समझते हैं। मान लो ये हमने एक सिस्टम लिया है, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास ये एक एटम है। इस एटम के अंदर प्रोटॉन जो है वो 10 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है। अब यहां से आप अभी तक इतना तो समझ चुके होंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके नंबर में चेंज है। यानी यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है मतलब ये जो एटम है ये एटम न्यूट्रल एटम नहीं है। न्यूट्रल एटम कब होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो अभी ये कैसा है, तो हम बोलेंगे कि ये चार्ज्ड है। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि ये मटेरियल या ये एटम अब चार्ज्ड हो गया है। चार्ज्ड कैसे हुआ, इसने क्या किया, इसके पास पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिए इस वाले एटम को। तो अब इस वाले एटम के पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो पहले इसके पास कितने होंगे, तो पहले इसके पास थे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास में प्रोटॉन 8 है तो न्यूट्रल स्टेट में इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे। और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हमको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, मतलब ये वाले फर्स्ट वाले एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इस वाले एटम को। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज एटम है। इस पे कितना चार्ज है, +2 ई का मतलब हम इसमें समझेंगे अभी। ई मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ पे इस पे कितना चार्ज है, -2 ये क्योंकि निगेटिवली चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां पे आए हैं, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो कर दिया है। और कितना, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 2 और चूंकि इसने एक्सेप्ट किया है तो माइनस का साइन। तो इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज हो गया -2 अब
अब चार्जिंग जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चार्जिंग किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ऑब्वियस है, यहां से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो इस पे जो चार्ज होता वो +5 हो जाता, इस पे जो चार्ज होता वो -5 हो जाता, यानी चार्ज इंक्रीज हो जाता। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पे जो चार्ज है वो और बढ़ जाएगा, 7 ही हो जाएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट होते हैं उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज्ड हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अब स्मॉलेस्ट चार्ज कितना हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे? यहां पे देखा हमने 2e लिखा है, तो इस पे अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3e हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 4e हो जाएगा। तो कम से कम कितना चार्ज हो सकता है? तो कम से कम ये क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एक से कम इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा नहीं। ऐसा तो कभी होता नहीं कि उसने हाफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टी के रूप में, फंडामेंटल यूनिट के रूप में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। इस 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यही मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, उसको और ज़्यादा पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या 2 कर सकता है, या 3 कर सकता है। कम से कम वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इससे कम वो नहीं कर सकता। या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ओवरऑल बॉडी पे चार्ज कितना है वो डिपेंड करेगा कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है किसी भी बॉडी पे? तो उस बॉडी ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो सबसे कम होगा, अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे, या 1 प्रोटॉन बोल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसके ऊपर माइनस का साइन यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो है वो मैग्नीट्यूड है, माइनस लगा देते हैं ताकि हमको समझ आ जाए कि ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, या 1 इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हुआ है, तो ये जो दोनों एटम है इन दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा? तो इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इस पे हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो इस पे हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज। ऐसे अगर हम बात करें कि इस मटेरियल ने या इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, तो इस मटेरियल पे फिर चार्ज कितना हो जाएगा? 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये 1.6 × 10⁻19 कूलम ये क्या है? चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन का। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज आएगा। 2 होते हैं तो इतना टोटल चार्ज इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इतना टोटल चार्ज आएगा। अगर 3 होते हैं तो इतना चार्ज आएगा, 3 × 1.6 10⁻19 कूलम, या इसको 3e लिख सकते हैं शॉर्ट में। e मतलब क्या? ये 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसको हम e लिखते हैं, यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा ही अगर हम n एटम लेंगे तो कितना हो जाएगा चार्ज? तो n × 1.6 10⁻19 कूलम हो जाएगा, या इसको ऐसा लिख सकते हैं n × e हो जाएगा। अगर एक एटम से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में चले जाते हैं तो फिर दोनों एटम पे, इस वाला एटम पे कितना चार्ज है? तो इतना चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इस पे कितना चार्ज है? तो इतना ही चार्ज इस पे भी आएगा पर नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। तो हम इसको फॉर्मूले के रूप में अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज होगा जितने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट या एक्सेप्ट किए हैं मल्टीप्लाई बाय 1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी चार्ज हमेशा इसी के मल्टीपल में रहेगा। यहां पे हम देख सकते हैं इस नंबर के मल्टीपल में है, ये नंबर है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, ये नंबर है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, और ये 1 2 3 क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं Q = ±NE, यानी कि Q क्या है? टोटल चार्ज। सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो, E मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि ये है 1.6 10⁻19 कूलम, E की वैल्यू। तो E और फिर N, कितने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट या एक्सेप्ट किए। तो यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि किसी भी मटेरियल पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसी के मल्टीपल के रूप में होगा। या तो 1e हो सकता है, यहाँ पे देखा हमने e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है 2.5e? यहाँ पे 2 की जगह 2.5 आ सकता है।
चलो देखते हैं 2.5 आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है इसकी जगह 2.5 लिखना पड़ेगा। तो ये 2 है क्या, ये जो 2 था वो इलेक्ट्रॉन है, क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, तो उसको हाफ पार्टिकल में या और भी टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में हम नहीं तोड़ सकते। तो या तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाएंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करवा सकते। तो यहां पे कभी भी 2.5 ई नहीं आएगा। ऐसे ही 2.7 या 3.5 या 3.9 या 1.3 ऐसे फ्रैक्शन में या डेसिमल डिजिट में कभी भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज हमेशा कैसा होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के मल्टीपल में होगा। और यहाँ मल्टीपल में क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 -4, यानी कोई भी एक इंटीजर नंबर हो सकता है। तो n यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। e यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और q जो है वो टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय इंटीजर। इंटीजर मतलब कौन सा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट किए हैं वो। तो हम इसको सम अप करके बोल सकते हैं कि चार्ज जो है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है फंडामेंटल चार्ज के। जो ई होता है या 1.6 10⁻19 कूलम होता है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। यानी कि इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। होगा भी किसे, ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन से कम तो हम कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं इस ऑब्जेक्ट से हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, ऐसा तो होगा नहीं। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा। तो कम से कम इस पे इतना चार्ज तो आएगा, ज्यादा से ज्यादा बहुत आ सकता है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। कम से कम इतना चार्ज होगा, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम सिंपली स्टेप में ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी मटेरियल अगर है तो उस पर टोटल चार्ज कितना हो सकता है, वो इतना होगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन उस प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो नंबर, इंटीजर नंबर, फुल नंबर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये एक सिंपल प्रॉपर्टी थी, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट करता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के। अब एक क्वेश्चन से, विच इज बिगर अ कूलम या अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम बड़ा होता है या एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बड़ा होता है। तो अभी हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻19 कूलम। माइनस में होता है ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है यहाँ पे, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। वो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि अ कूलम मतलब एक कूलम या 1 कूलम। 1 कूलम बड़ा होता है या फिर ये बड़ा होता है 1.6 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 10⁻19 दे रखा है। -19 मतलब ये जो नंबर है ये 1 से तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 1/10⁻19 कूलम। -19 अगर नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 10⁻19 को तो ऐसा लिखेंगे, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमको इतना मिलेगा, 0 पॉइंट करके कुछ डिजिट मिलेगा। जब हम 10⁻19 इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब जब इसका मल्टीप्लाई 1.6 में करने जाएंगे तो हमको और भी छोटी डिजिट मिलेगी। ये जो है 1 कूलम से बहुत छोटा, ये तो 0 पॉइंट में जाके यहाँ पे जाके 16 है। तो ये 1 कूलम से तो बहुत ज्यादा छोटा है। ये किसकी वैल्यू, ये इसी की वैल्यू 1.6 10⁻19 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं सॉल्व करके, ये ऐसा नॉर्मल डिजिट में। तो ये वैल्यू हमको दिख रहा है कि 1 से काफी ज्यादा छोटी है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 कूलम जो है वो बहुत बड़ा होता है कंपैरिजन टू 1 इलेक्ट्रॉन के, या चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये जो है बहुत ज्यादा छोटा है, तो 1 कूलम का जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉर्म 1 कूलम चार्ज। तो अगर हमको 1 कूलम चार्ज बनाना है तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन देना पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेंगे। अभी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो 1.6 10⁻19 कूलम का चार्ज ऑब्जेक्ट पे आ जाता है। अगर ऑब्जेक्ट ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है तो उसके पास में इतना चार्ज हो जाता है। तो अगर हमको 1 कूलम चार्ज बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, 1 कूलम। इसको 1 कूलम बनाना है, तो इसको 1 कूलम बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 1.6 10⁻19 है इसको यहां से हटा देंगे, C बचेगा। C मतलब क्या, 1C या 1 कूलम। तो इसको हम डिवाइड में लेके आते हैं इसके। यहां पे देखा हमने 1.6 10⁻19 को
इस 1 में डिवाइड कर देते हैं इधर, इसको यहाँ से लेके इधर आएंगे इक्वल टू के उधर, तो डिवाइड में आ जाएगा, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, अब ये 1 कूलम की वैल्यू हमको निकालना है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है 1 कूलम का मतलब क्या होता है, 1 कूलम चार्ज अगर हमको बनाना है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ से मिल जाएंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व किया हमने, 10⁻19 जो था इसको ऊपर लेके आए, अब 1 के अपॉइंट में हमने लिखा 1.6 को, और ये 10⁻19 एज इट इज, अब 1/1.6 इसको सॉल्व करेंगे हम तो 0.625 मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे 0.625, और ये 10⁻19 एज इट इज। इसको और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 6.25, ये डेसिमल यहाँ पे आगे आ जाएगा और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 कूलम इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तब जाके हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट में 1 कूलम का चार्ज आया है। और नॉर्मली होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ऐसा नहीं कि 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि मटेरियल के अंदर तो बहुत सारे एटम होते हैं और फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक मटेरियल से अगर हमने एक बैलून लिया, उसको रब किया, तो उसी टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी हमने देख लिया, एडिटिविटी और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एक सिस्टम हम लेते हैं, इस सिस्टम के अंदर हम देखते हैं, ये हमारा एक सिस्टम हो गया पूरा, और इसके अंदर हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं। सिस्टम मतलब क्या कि हमारा कोई भी, जैसे हमने बैलून और हेयर का एग्जांपल लेते, तो बैलून और हेयर हमारा एक सिस्टम हो गया। इन 2 चीज़ों को हम लेके कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो वो हमारा एक सिस्टम हो गया। तो ये हमारा एक सिस्टम है, इसके अंदर हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए। अब ये सिस्टम कैसा है, कंप्लीटली न्यूट्रल है। अभी ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है ये एक दूसरे से कोलाइड नहीं हुए हैं, और ये दोनों मटेरियल जो है वो चार्ज्ड भी नहीं है। चार्ज नहीं मतलब इनमें कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से उधर नहीं हुआ है, ये न्यूट्रल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में। अगर अब इस समझ लो कि ये बॉक्स है मान लो, और बॉक्स के अंदर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉल है या और कुछ है, अगर हम इनको कोलाइड करवाते हैं या इस पूरे के पूरे बॉक्स को शेक करते हैं, इसको जोर से हिलाते हैं या इसको डिस्टर्ब करते हैं, किसी भी तरह से इनके बीच में जो दोनों चार्ज है, इनके बीच में दोनों ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी चार्ज अभी नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, तो उसकी वजह से फिर ये जो सिस्टम था ये ऐसा बन जाता है। मतलब हुआ क्या, जब इन दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ या कुछ भी इंटरेक्शन हुआ, तो एक बॉडी से चार्ज या इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए। और जिस बॉडी से, अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा किस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो चूंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है तो हमको पता है कि जिस बॉडी पे प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिस पे माइनस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो 2 कूलम का चार्ज इस बॉडी पे है, यानी इसने कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर कर दिए होंगे इस बॉडी पे, तो इन दोनों पे अब ये जो सिस्टम हो गया हमारा, ये कैसा हो गया, चार्ज्ड सिस्टम हो गया। पर इस पूरे के पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है, तो ये जो सिस्टम है फर्स्ट वाला, इसका पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है, तो हम बोलेंगे कि इसका चार्ज 0 है, क्योंकि ये न्यूट्रल सिस्टम है, तो इस पूरे सिस्टम का चार्ज 0 है। अब यहां पे आएंगे, इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे +2 और ये -2, ये कुछ इसका चार्ज है। पर अभी भी इस पूरे के पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है, 0 है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो तो चार्ज हो गए हैं, पर जब इन दोनों चार्ज को हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, एडिटिविटी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट वाली, उसके अकॉर्डिंग जब इनको ऐड करेंगे तो वापस हमको 0 मिलेगा। मतलब अभी भी ये सिस्टम कैसा है, न्यूट्रल सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम न्यूट्रल है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे चार्ज है पर पूरा सिस्टम अभी भी न्यूट्रल है। या हम इसको इस फॉर्म में देखें, और ज्यादा इसको हम इंटरेक्ट करवाएं, और ज्यादा कोलाइड करवाएं, या और ज्यादा कुछ इंटरेक्शन इनके बीच में होगा, तो हमने मान लिया कि इस पे जो है 5 कूलम का चार्ज आ गया, तो इस पे -5 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो अभी भी ओवरऑल पूरे सिस्टम का चार्ज तो 0 है, क्योंकि ये +5 और -5 मिलके वापस 0 कूलम हो जाएगा। तो अब भी पूरा सिस्टम का चार्ज कितना है, न्यूट्रल है। ओवरऑल हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि कोई भी सिस्टम अगर है तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आप उसमें कुछ भी इंटरेक्शन करवाओ, उस सिस्टम के अंदर आप कुछ भी करो, उस सिस्टम का टोटल जो चार्ज है वो उतना ही रहेगा जितना स्टार्टिंग में था। आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ये एक बॉक्स है और इसके अंदर ये 2 ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा बाहर की दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी इस बॉक्स पे बाहर से कोई ऑब्जेक्ट लेके हम टच नहीं करवा रहे हैं,
हम इसी बॉक्स के अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनके अंदर इंटरेक्शन करवाएं। तो ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो जब भी कोई आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो उसका टोटल जो चार्ज होता है वो फिक्स होता है, चाहे आप उसके अंदर कुछ भी इंटरेक्शन करवाओ। लास्ट में जाके पूरे सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो चार्ज हमारा एक जैसा होगा जैसा इनिशियली था। तो यहाँ पे इनिशियली चार्ज क्या था, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं था। तो यहाँ पे भी न्यूट्रल होगा, यहाँ पे भी न्यूट्रल होगा। तो हम इसको सम अप करके बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज जितना भी है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है, वो कंजर्व्ड होता है। मतलब सिस्टम में कुछ भी चेंज करो आप, अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसके अंदर आपने कितना भी चेंज किया है उसका चार्ज उतना ही रहेगा जितना स्टार्टिंग में था। या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। काफी फैमिलियर डेफिनेशन है, हम मटेरियल के फॉर्म में भी इसको बोलते हैं या एनर्जी के फॉर्म में भी बोलते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, वी कैन ट्रांसफर इट। ऐसा ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट जो थे वो न्यूट्रल थे और यहाँ पे ये चार्ज हो गए, मतलब हमने चार्ज क्रिएट कर लिया, पर हमने यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं किया है, हमने बस चार्ज को ट्रांसफर किया है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो गए, पर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो ये नेगेटिवली चार्ज भी तो हुआ है। तो ओवरऑल दोनों का इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो टोटल ओवरऑल चार्ज को हमने क्रिएट नहीं किया है, हम क्या कर रहे हैं उसको बस ट्रांसफर कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ओवरऑल पूरा सिस्टम न्यूट्रल ही है जैसा वो स्टार्टिंग में था। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लास्ट जो प्रॉपर्टी थी हमारी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको ऐसा भी ले सकते हैं, मान लो एक ये सिस्टम है, वही हमने एक सिस्टम लिया जो आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी इसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना है नहीं। इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट हैं, इन पे तीनों पे अलग अलग चार्ज है, जैसा कि लिखा हुआ है इसमें 2 कूलम, -6 कूलम, 10 कूलम, अलग अलग इन पे चार्ज है। अब अगर इनका हम इंटरेक्शन करवाते हैं, इस बॉक्स को वापस हमने यही कि इस बॉक्स को पूरा का पूरा शेक करके पूरा इस बॉक्स को हिला के छोड़ दिया हमने, तो ये आपस में इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन होने के बाद हमको जो सिस्टम मिला वो ऐसा मिला। अब इंटरेक्शन के बाद में हमको मिला कि एक ऑब्जेक्ट था उस पर +5 आ गया, दूसरे पे -3 आ गया, और इस पे कितना चार्ज होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या बता सकते हो कितना होगा? हाँ, +2 कूलम। हाँ, तो यहाँ पे ब्लैक वाले पे +2 है तो यहाँ पे भी +2 कर देंगे, ऐसा नहीं, इसको ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमको क्या समझ में आता है कि पूरा का पूरा जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका चार्ज कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है, उस सिस्टम के चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पूरा चार्ज हम कैलकुलेट करने के लिए एडिटिविटी का फॉर्मूला हमारे पास है, Q = Q1 + Q2 + Q3। तो इसको हम ऐड करेंगे, ये +2 -6 +10 इनको ऐड कर लेंगे तो हमको टोटल चार्ज कितना मिला, 6 कूलम। इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो कितना है, 6 कूलम। अब इस सिस्टम के टोटल चार्ज की बात करते हैं तो इसका चार्ज हमको पता है, इसका चार्ज हमको पता है, इसका नहीं पता है। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये जो ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट है इसका चार्ज है x। तो इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना हो जाएगा, तो इसका चार्ज हो जाएगा x + 5c - 3c। इसको ऐसा लिख सकते हैं x - 3c + 5c। x मतलब इस वाले ब्लैक वाले का चार्ज, ये -3c इसका चार्ज है और +5c इसका चार्ज है। तो ये यहाँ पे हमको टोटल मिला, x की वैल्यू मिली यहाँ से हमको 4 कूलम। मतलब यहाँ पे अगर 4 कूलम हम लिख दें और फिर इसको ऐड करें और इसको पूरे को ऐड करें तो दोनों का चार्ज एक जैसा होगा। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व किया है कि एक सिस्टम अगर है तो उस सिस्टम का चार्ज, टोटल चार्ज पहले और बाद में एक जैसा ही होगा। सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज उतना ही होगा जितना पहले था। उसके ऑब्जेक्ट पे या उसके अंदर जो मटेरियल है उस पे चार्ज ट्रांसफर इधर उधर हो सकता है, पूरे सिस्टम का चार्ज एक जैसा होगा। एक और क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, कैन ए चार्ज ऑफ 8 × 10 - 19 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी। मतलब क्या इतना चार्ज, ये जो नंबर लिखा हुआ है 8 × 10 - 19 कूलम, क्या किसी भी बॉडी को इतना चार्ज हम दे सकते हैं? तो इतना चार्ज दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है या क्या होता है तब बॉडी चार्ज होती है? तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तभी बॉडी या ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर करते हैं या एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाते हैं या होता है तो इतना चार्ज बनता है। तो हमको अगर
इतना चार्ज बनाना है, मतलब 8 इंटू 10⁻⁹, ये बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा? तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला हमको पता है Q इक्वल टू NE, मतलब Q क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और E क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हमको ट्रांसफर करना पड़ेंगे तब जाके इतना चार्ज बनेगा। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। Q की जगह हमने लिखा ये 8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। N हमको पता नहीं है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। E का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसको हम E से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ओवरऑल जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो N की वैल्यू हमको इस तरह से निकाल सकते हैं, इसको ऐसा अरेंज करके सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे, 8 में 1.6 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 5। तो अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तब जाके ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना चार्ज आएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो ये फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE, इसका यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि हम बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके एडवांस प्रॉब्लम्स भी आएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम्स देखे हैं और बेसिक समझा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो हम बोल सकते हैं कि इतना चार्ज बॉडी को दे सकते हैं। तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।